So hello guys, this is me your host Mehul Kumar Patwari and I'm back again with the second lecture of Day Roundup Explains. In the previous lecture, we understood the different types of companies. Now that we have understood the different types of companies, now let us know about the financial statements because जब आपका company बन चुका है, now when you will pick any companies, then आपको ये बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्या बोलना चाहते हैं और उनका रेलेवेंस क्या है एक कंपनी के फॉर्मेशन में और एक कंपनी के रिपोर्ट्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है और ये कितना रेलेवेंट है हम सभी के लिए. सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. So coming first is the income statement. Now let's first read the definition first and फिर देखते हैं कि income statement का मतलब क्या होता है. So the definition goes like this. The income statement is one of the company's core financial statements that shows their profit and loss over a period of time. That's very important. That shows profit and loss over a period of time. The profit or loss is determined by taking all revenues and subtracting all expenses from both operating and non-operating activities. It's very simple. For example, अगर आपको पॉकेट मनी मिलता है पर मंथ 5,000 रुपए का, तो आप क्या करते हो? उस 5,000 रुपए में आप कुछ पार्टी में उड़ा देते हो, कुछ आपने आप जो डेली कम्यूट करते हो अपने स्कूल के लिए या फिर ट्यूशंस के लिए, तो उसमें कुछ खर्चा हो जाता है और आप कुछ मनी सेव करते हो. तो जब आपको 1 तारीख को पॉकेट मनी मिलता है, देन व्हाट यू डू इज you prepare a rough calculation sheet which shows the calculation of how did you spend those 5,000 or how did you save those 5,000 at the end of the month. तो ये जो पॉकेट मनी आपने जो खर्चा किया जो बचाया उसका पूरा आप हिसाब लगाते हो 1 महीना के लिए. वैसे ही कंपनी का होता है. कंपनी ने पूरा साल क्या काम किया, हाउ दे अर्नड, हाउ मच दे हैव इनकर्ड इन एक्सपेंडिचर, वो सब जितना भी हिसाब होता है वो इनकम स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट किया जाता है. एंड रिमेंबर दैट इट्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. दैट मींस एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए ये होता है. एक अकाउंटिंग पीरियड इज इक्वल टू 12 मंथ्स. हमारे इंडिया में ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को. बहुत सारे कंपनीज फॉर एग्जांपल एसीसी सीमेंट फॉलो करते हैं कैलेंडर ईयर रूल, दैट इज फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर. इसका मतलब ये है फॉर द 12 मंथ्स ऑफ पीरियड कंपनी ये बताएगी इस इनकम स्टेटमेंट में कि पूरे साल उस कंपनी ने क्या कमाया है और क्या उसने खर्चा किया है. Now the last point was the profit or loss is determined by taking all revenues and subtracting all expenses from both operating and non-operating activities. Now हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि operating activity and non-operating activity में difference क्या होता है. So for that you need to first understand the nature of the business of the company. For example, अगर समझ लो if I am a stationery trader, that means I deal in stationery, that is notebooks, books, pencil, pens, rubbers. अगर मैं इन चीज़ों के लिए मेरा बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आईटीसी का एक प्रोडक्ट आता है दैट इज नोन एज क्लासमेट. हमारे स्टूडेंट से बहुत ही पॉपुलर है ये क्लासमेट कंपनी का हम नोटबुक यूज़ करते हैं. वी यूज़ पेन्स, पेंसिल्स एंड एवरीथिंग. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कंपनी एक स्टेशनरी आइटम में डील करता है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेल 10 or 12 copies or notebooks, that means that is my revenue from the operations. इसका मतलब ये है कि मैंने ये पैसे कमाए हैं अपने मेन बिजनेस एक्टिविटी से. मेरा मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है? स्टेशनरी बेचना. तो दैट मीन्स वट एवर आई हैव अर्नड थ्रू सेलिंग ऑफ स्टेशनरी दैट इज माई ऑपरेटिंग एक्टिविटी. बिकॉज जो मेरा नेचर है बिजनेस का, उससे जो मैं कमा रहा हूँ, उससे जो मैं अर्न कर रहा हूँ, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी. एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हो गया? समझ लो अगर मैं एक स्टेशनरी डीलर हूँ एंड मेरे पास एक बिल्डिंग है, वेकेंट बिल्डिंग है एंड उसको मैंने किसी को रेंट पे दे के रखा है, तो whatever I will earn as my rental income, that will be my other source of income and that will be treated as non-operating income because that is not my main business activity. My main business activity is to sell stationaries. So whatever I will earn by selling those stationery, that will be a part of operating income and not non-operating income, whereas whatever I will earn via rental income, that will go into the head of non-operating income. So I guess you are all clear with it. आपको समझ में आ गया होगा कि non-operating and operating income का difference क्या होता है. So this was all about income statement.
नाउ मूविंग नेक्स्ट, आप देख सकते हैं इनकम स्टेटमेंट का एक जनरल फॉर्मेट क्या होता है. फर्स्ट वी स्टार्ट विथ रेवेन्यू, दैट इज नोन एज टॉप लाइन. रेवेन्यू में से वी डिडक्ट एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस माइट बी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस, advertisement expenses, selling expenses, any kind of expenses. We deduct all kind of expenses, and after that we arrive at the final figure that may be profit or that may be loss, and that is also known as bottom line. You might have often heard in the news channel that the journalists say that the top line growth was 20%. What they mean is that the revenue was up by 20%. So top line का मतलब revenue होता है, bottom line का मतलब होता है profit या loss. And basic structure क्या होता है income statement का? First we start with revenues, be it operating income, be it non-operating income. Then we deduct all kind of expenses, be it operating expenses or non-operating expenses. Then we arrive at the final figure, which is known as profit or loss. So this was all about income statement. Now moving next is what we call as balance sheet. So now let's start with the definition first. The balance sheet displays the company's total assets and how these assets are financed through either debt or equity. It can also be referred to as a statement of net worth or a statement of financial position. The balance sheet is based on the fundamental equation, that is assets is equal to liabilities and equity. It's very simple. जैसे कि हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, बैलेंस शीट को हम देखते हैं एट द सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम. जब पूरा अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है तो हम देखते हैं कि कंपनी ने जो बिजनेस किया उसके लास्ट डे पे कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. वी ट्राई टू असेस द वर्थ ऑफ liabilities and worth of assets. Now coming back to assets and liabilities. What are assets and what are liabilities? Asset is something which we own. For example, if I am doing business, if I am a manufacturing concern, जैसे मैंने फैक्ट्री ओन किया होगा, दैट इज माई एसेट. उस फैक्ट्री में मशीनरी होंगे, दैट इज माई एसेट. मेरा ऑफिस होगा, वो है मेरा एसेट. मेरे पास कैश होंगे, वो है मेरा एसेट. एंड ऑन दी अदर साइड व्हाट इज लाइबिलिटी? जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने कुछ पैसे अपने घर से लगाए होंगे, दैट इज कॉल्ड एज ओनर्स इक्विटी. एंड कुछ पैसे मैंने डेट लिए होंगे बैंक से या फिर किसी प्राइवेट कंपनी से, तो उसे हम क्या कहते हैं? लोन. लोन क्या हो गया? लाइबिलिटी. लाइबिलिटी क्यों? बिकॉज वो पैसा हमें फ्यूचर में जाके उसे रीपे करना होगा. एंड एक और कंसेप्ट होता है अकाउंटिंग अकाउंट्स में कि सेपरेट लीगल एंटिटीज. का मतलब ये होता है अगर मैं मेहुल कुमार पटवारी हूं और मेरा कंपनी इज डे राउंड अप, दैट मींस डे राउंड अप इज अ सेपरेट लीगल बॉडी एंड आई एम अ सीक्रेट separate legal body. That means what? Suppose if I'm starting day roundup, I have invested, समझ लो, I have invested rupees 1 lakh. That means that rupees 1 lakh is a liability for company because company को चुकाना पड़ेगा 1 लाख मेरे को, because वो 1 लाख मैंने डाले हैं बिजनेस पे. Just treat them as X and Y. X is day roundup, Y is मेहुल कुमार पटवारी. Y ने पैसे दिए X को, तो X को चुकाना होगा. तो इस पैसे को हम बोलते हैं ओनर्स इक्विटी, क्योंकि मैं बिजनेस का ओनर हूं, मैं अपना पैसा लगा रहा हूं. इसे कहते हैं ओनर्स इक्विटी और ओनर्स और शेयर होल्डर्स इक्विटी, क्योंकि मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर भी हूं, तो ये मेरे पैसे हैं. और समझ लो, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने 10 लाख रुपए बैंक से लिए, तो वो क्या हो गया? मेरा डेट हो गया. डेट फाइनेंस्ड बाय द बैंक, तो वो भी मुझे कभी ना कभी चुकाने होंगे. तो दैट इज माई लाइबिलिटी. तभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड हाउ दीज एसेट्स आर फाइनेंस्ड थ्रू आइदर डेट और इक्विटी. जब मैं बिजनेस चालू करूंगा, जब मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा और जब मैं पैसे मार्केट से उधार लूंगा, तो उस पैसे को मैं ऑब्वियस सा बात है एसेट्स खरीदने में ही यूज करूंगा. दैट इज वाई एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी. एंड लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, क्योंकि जो भी एसेट का जो कंपोनेंट है वो किससे बना है? वो या तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो एक्सटर्नल डेट से उनसे बना है, या तो जो शेयर होल्डर का जो वेल्थ था उससे बना है. सो दैट इज वाई वी से दैट एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज. टू सम अप, बैलेंस शीट वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि कंपनी उस एज ऑन डेट में कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है, उसके बुक्स में कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है. अगर एसेट्स है तो कितने ज्यादा है, उनका वैल्यू कितना है. अगर लाइबिलिटीज है तो कितने ज्यादा है, उनका वैल्यू कितना है. और हम ये भी देखते हैं कि अगर कंपनी को बंद करना पड़े तो क्या हम सारे एसेट्स को बेच के इतना पैसा रिकवर कर पाएंगे जिससे कि लाइबिलिटी हमारी चुक जाए. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस शीट को देखना. So now let's see what is the common structure of balance sheet. On the left hand side we have got total assets, that is current asset plus non-current assets, and on the right hand side we have total liabilities and total shareholders equity. हमारे इंडियन
एजुकेशन सिस्टम में व्हाट वी डू इज वी डू रिवर्स काइंड ऑफ थिंग. हम लाइबिलिटीज को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और एसेट्स को राइट हैंड साइड में लिखते हैं. सो टोटल एसेट्स में तो क्या होता है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट. करंट एसेट वो होता है जो कि एक साल में आपको बेनिफिट डिराइव करके देगा. करंट एसेट्स में कैश आते हैं, इन्वेंट्री आते हैं और फिनिश गुड जो आपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो बना के रखा है, जो रेडी है मार्केट में सेल ऑफ होने के लिए, उसको जब जब स्टोर करके रखते हो वो होता है इन्वेंट्री का पार्ट. सो दैट इज करंट एसेट. एंड नॉन करंट एसेट वो होता है जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बेनिफिट देंगे. फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी. आपकी जो फैक्ट्री है वो ऐसा नहीं सिर्फ एक साल के लिए काम करेंगे, वो 10 20 50 साल के लिए काम करते हैं. दैट मीन्स दे आर गिविंग यू बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. सो इसलिए हम कहते हैं नॉन करंट एसेट. तो ये हो गया एसेट का कॉम्पोनेंट्स. नाउ कमिंग टू लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज में सेम होता है करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी. नॉन करंट लाइबिलिटी में दो स्पेशल होते हैं, एक बैंक लोन और कोई लॉन्ग टर्म डेट जो हम 10 20 साल के लिए लेते हैं वो हम चुकाएंगे, वो हो गया लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटी. और करंट लाइबिलिटी हो गया जो अभी चुकाना है. फॉर एग्जांपल इफ आई एम प्रोड्यूसिंग शर्ट्स, तो शर्ट्स के लिए आई नीड रॉ मटेरियल लाइक कॉटन और थ्रेड्स और बटन्स. तो वो जो मैंने खरीदा होगा किसी सप्लायर से, तो उसको उससे मैंने उधार पे खरीदा होगा, तो उसको मेरे को पे ऑफ करना पड़ेगा. तो वो करंट लाइबिलिटी है कि मैं इसी अकाउंटिंग पीरियड में उसे पे ऑफ कर दूंगा. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज करंट लाइबिलिटी. एंड दूसरा होता है कंपोनेंट टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी. शेयर होल्डर्स इक्विटी में दो पार्ट होते हैं. शेयर कैपिटल, जो डे राउंड में मैंने पैसे लगाए 1 लाख रुपए अपने, वो हो गया शेयर होल्डर्स कैपिटल. और रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हो गया, समझ लो मेरा जो कंपनी अगर प्रॉफिट करता है तो वो प्रॉफिट का जो अमाउंट होगा वो मैं ऐड कर दूंगा शेयर होल्डर कैपिटल में. बिकॉज वो जो प्रॉफिट मैंने अर्न किया है अल्टीमेटली वो मैंने शेयर होल्डर्स के लिए अर्न किया है. इसलिए दैट इज व्हाई वी कॉल नेट प्रॉफिट, वी ऐड नेट प्रॉफिट वाला अमाउंट to the retained earnings wala portion. So I hope you all are clear with the concept of income statement and balance sheet. Now moving forward, we have this third statement which is known as cash flow statement. Now मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, वी प्रिपेयर दैट ऑन अक्रूवल बेसिस. अक्रूवल बेसिस का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि आई मेड अ सेल ऑफ 100 नोटबुक्स. जो कस्टमर है उसे मैंने 100 नोटबुक्स दे दिए, बट ही सेड दैट सर आई विल पे यू ऑफ द मनी फॉर दैट नोटबुक आफ्टर 1 month. So what I will do is I will record that transaction into my book and I will show that that customer will pay me uh, X amount of rupees for that 100 notebooks. That means I will record the entry or I will record the transaction as soon as it happens. In the same way, for example, जब मैंने supplier से raw material लिया and I said him कि मैं आपको 1 महीने के बाद pay off करूँगा, I will record that expense in my books because मैं accrual accounting concept को follow कर रहा हूँ. इसका मतलब ये है कि जैसे ही event occur होते हैं आपको अपने उसको book में record करना पड़ता है. But इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इसमें जो एक्चुअल कैश का इनफ्लो आउटफ्लो है वो पता नहीं चलता. बिकॉज मैंने आज रिकॉर्ड किया है कि मेरे को 1 महीने बाद पैसे मिलने वाला है, बट असली में कैश आई विल गेट आफ्टर 1 month. सो इसमें ये प्रॉब्लम होता है. बट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्योरली प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस. इसका मतलब ये है कि जो रियल कैश का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में डालते हैं कि कैश कैसे अपने हैंड्स को चेंज किया, कैसे पे ऑफ हुआ और कैसे कैश बिजनेस में आया, उसका जो अकाउंटिंग होता है वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में. नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन फर्स्ट. अ कैश फ्लो स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज shows how much cash is generated and used during a given time period. The main categories found in a cash flow statement are operating activity, investing activity, financing activity. Now you all know what is operating activity. जो भी बिजनेस का मेन ऑपरेशंस है उसमें जो भी काम होंगे, जो भी एक्सपेंस और जो भी रेवेन्यूज होंगे उससे रिलेटेड, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी है, मेरा कंपनी जस्ट थिंक कि मैं एपरल इंडस्ट्री में हूँ. आई ओन कंपनीज लाइक आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर टू कंपनीज लाइक पैंटालून्स और लुई फिलिपी और लेवाइस. अगर मैं इन सब कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ अपना प्रोडक्ट्स, तो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि मेरे पास बहुत सारा कैश होगा. ऑब्वियस सा बात है, आई एम अ वेरी गुड कंपनी नाउ. तो मेरे पास बहुत सारे सब फ्री कैश भी होंगे. मतलब फ्री कैश मतलब बहुत सारे आइडल मनी भी होंगे. नाउ व्हाट आई वांट दैट इज कि आई वांट दैट मनी टू गेट इन्वेस्टेड इन सम काइंड ऑफ एफडी और इन स्टॉक मार्केट. तो मैं अपने कंपनी के बिहाफ में उस पैसे को अपने कंपनी से निकाल के इन्वेस्ट कर रहा हूँ. सो यू कैन सी दैट कैश इज मूविंग आउट फ्रॉम माई कंपनी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. देन दैट इज नोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. एंड उस इन्वेस्टमेंट से जब मैं कुछ अर्न करूंगा, दैट विल नोन एज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. तो वो चीज रिफ्लेक्ट होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल समझ लो मैं अपने बिजनेस के लिए
10 करोड़ का लोन लिया एसबीआई से, तो जब मैं 10 करोड़ का लोन लूंगा एसबीआई से, तो जो कैश एसबीआई से मेरे बिजनेस में आएगा दैट विल बी नोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि मैंने अपने कंपनी को फाइनेंस करने के लिए ये पैसा उठाया है, और उस लोन के अगेंस्ट में जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। ये सब चीज इनकॉर्पोरेट करते हैं हम इनकम स्टेटमेंट में भी और बैलेंस शीट में भी, बट इनका जो सेग्रीगेशन होता है वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी दिखाते हैं इन 3 वेज: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो मैंने लोन लिया एसबीआई से वो तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा देगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, तो उसका जो कैश का मूवमेंट हुआ वो आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया एफडी और स्टॉक मार्केट में वो आ जाएगा एसेट्स में, नॉन करंट एसेट में, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बट उसको सेग्रीगेट किया मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाया कि कैश कैसे मूव हुआ और ये किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग की, इन्वेस्टिंग की, financing. So this is the importance of cash flow. We will see the real movement of cash, and in the end we will figure out that net basis में either we have generated more cash or we have used more cash. So ये कैश जनरेट कैसे होता है, यूज कैसे होता है, फॉर दैट वी हैव टू स्टडी अकाउंट्स इन डिटेल। बट एज ऑफ नाउ अगर आप किसी कंपनी का बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप पिक करके पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में कि ये तीनों स्टेटमेंट एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता है। So this was all about cash flow statement, income statement and balance sheet. Cash flow statement का देखो जनरल क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्मेट क्या होता है, वी स्टार्ट फर्स्ट विद ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड इससे हमें पता चलता है टोटल चेंज इन कैश। इससे हमें पता चलता है टोटल चेंज इन कैश कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में मेरे पास 100 रुपए थे, तो एंड ऑफ द ईयर में समझ लो अगर 120 रुपए, इसका मतलब क्या, मैंने 20 रुपए जनरेट किया। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 100 रुपए थे बट एंड ऑफ द ईयर में 80 रुपीज है, दैट मीन्स मैंने 20 रुपीज कैश को बर्न किया अपने कंपनी से। सो वो चीज पता चलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। सो ये थे 3 बेसिक स्टेटमेंट्स। ऑफन हम ये भी बोलते हैं कि 2 स्टेटमेंट और होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक वी यूज टू प्रिपेयर इंडेक्स इन आवर अर्लियर डेज। हम क्या करते थे, सीरियल नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर लिखते थे, तो वो जो पेज नंबर लिखते थे वो हो गया नोट्स टू अकाउंट्स। नाउ जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल इनकम स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करते हैं, नाउ वी स्टार्ट विद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कि हमने मेन बिजनेस एक्टिविटीज से क्या कमाया, देन वी हैव अ हेड नोन एज अदर इनकम। नाउ अदर इनकम कैन बी फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या फिर मैंने कोई एसेट बेचा तो उससे पैसा आए, तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं अदर इनकम में। तो अदर इनकम के बगल में हम नंबर देंगे नंबर 1, और नंबर 1 जो नोट्स होगा उसमें हम दिखाएंगे कि अदर इनकम में क्या क्या कंपोनेंट्स थे, तो उससे हम कहते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। नाउ सेकंड स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये क्या होता है कि ये बताता है कि आपकी कंपनी में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनमें कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। जनरली ये जो स्टेटमेंट होता है इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, बिकॉज कंपनी का जो इक्विटी शेयर होल्डिंग होता है वो चेंज नहीं होता है। एक बार कंपनी ने अगर 1 लाख शेयर इशू कर दिया तो वो 1 लाख शेयर ही मार्केट में ट्रेड होते रहता है। तो इस स्टेटमेंट में सिर्फ ये दिखाया जाता है कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कितने इक्विटी थी और एंड ऑफ द ईयर में कितने इक्विटी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिलायंस है, रिलायंस ने अपना स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में दिखाया होगा कि 1 लाख शेयर है, बट इस साल उन्होंने एक राइट इशू लेके आया, तो जब राइट इशू लेके आया तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, तो जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए तो जब एंड ऑफ द ईयर में जब वो अपना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ इनइक्विटी प्रिपेयर करेंगे तो वो वहां पे दिखाएंगे कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में वी हैड दिस मच ऑफ इक्विटी, बट ड्यूरिंग द ईयर वी इशूड राइट इशू, एंड नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव दिस मच अमाउंट ऑफ इक्विटी इन आवर बुक्स। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट 3 मेजर स्टेटमेंट्स, दैट इज इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। बट एज from the exam point of view, then we have to add these 2 statements also, that is notes to accounts and changes, a statement of changes in equity. So I hope you all are clear with it. Now before showing the real extract of income statement and balance sheet, let's quickly revise what all these 3 statements say. Now starting off first with income statement. Income statement shows what have you earned or uh, what have you earned or incurred in the whole accounting period. So that is shown in income statement. आपने क्या कमाया, आपने क्या गवाया, वो पूरा income statement में दिखाया जाएगा, एंड जो नेट फिगर आएगा that is called as net profit or net loss. And जब income statement we prepare, we segregate items into operating income and non-operating income. Now second was balance sheet. Balance sheet shows the financial position of the company as on date, where we can assess the valuation of value of liabilities, and we can assess the value of
assets as well. And the as per accounting principle, balance sheet ka equation is assets is equal to liabilities and equity. Now assets can be of two types, current and non-current. Liabilities of can be two type, current and non-current. And one more component of liability is shareholders equity, and on that we also add retained earning, because retained earning is the part of net profit, and net profit जो हम कंपनी में कमाते हैं वो शेयर होल्डर्स का ही होता है, इसलिए वी एड दैट रिटेन्ड अर्निंग विद शेयर होल्डर्स इक्विटी. Now third was cash flow statement. It shows how much amount of cash we have generated or used in the whole accounting period. It is shown in three categories. Number one is operating, investing and financing. So this was cash flow statement, and cash flow statement is prepared on cash basis and income statement is prepared on accrual basis. So this was all about all these three statements. Now we have other two statements as well. Number one is notes to accounts and number two is statement of changes in equity. Now let us check how a real income statement looks like. Now you can see that in income statement we start with revenue, then we subtract cost of goods sold, then we arrive at gross profit and we deduct all kind of expenses, and we arrive at earnings before tax, then we pay off taxes, then whatever is left is known as net earnings. इसको हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी बोलते हैं, डोंट वरी अबाउट इट. एंड दिस पोर्शन इज एडेड इनटू रिटेन्ड अर्निंग्स. नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज अनदर टॉपिक. जस्ट इसमें इतना समझ लो कि अगर एक अकाउंटिंग पीरियड की बात हो रही है, इफ आई हैव if I have bought 100 materials for my finished good and I have produced 100 finished good, and out of that I have only sold 50 finished good, then I will show the expense for only that 50 goods that has been sold, because मैंने 100 प्रोडक्ट बनाया बट बेचा सिर्फ 50, तो जो मैं 50 प्रोडक्ट बेचा हूँ सिर्फ उसी का जो कॉस्ट इनकर हुआ उसी को मैं सिर्फ माइनस करूंगा. सो दैट इज वाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स मैंने बेचे हैं उसको बनाने में जो कॉस्ट लगा उसको सिर्फ डिडक्ट करते हैं. एंड रेस्ट आर दैट्स कॉमन एक्सपेंसेस, दैट इज सैलरीज, रेंट, ओवरहेड, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड ऑल. एंड सब कुछ डिडक्ट करने के बाद अर्निंग्स बिफोर टैक्स आता है, उस पर हम टैक्स देते हैं. टैक्स माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है. नेट प्रॉफिट आता है तो हम उसे ऐड कर देते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में, बिकॉज नेट प्रॉफिट जो हमने अर्न किया है वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए अर्न किया है. सो दैट इज वाई वी ऐड दैट इनटू शेयर होल्डर्स इक्विटी. नेक्स्ट इज सैंपल बैलेंस शीट. यू सी बैलेंस शीट, it's a balance sheet of a US company, but we don't prepare balance sheet in this way, because we segregate items into non-current, current, like that. So don't worry, I'll help you out. You can see assets. Now cash, accounts receivable, inventory, all these three are current assets. Cash is current asset. Inventory, I told you that कि जो raw material का जो stock है, जो finished का stock है वो inventory में आता है. And accounts receivable क्या हुआ है, suppose मैंने जो goods बेचा है अपने कस्टमर को एंड दे हैव नॉट पेड येट, वो जब पे करेंगे तब मेरे पास पैसा आएगा. तो अभी क्या है, अकाउंट्स रिसीवेबल, मुझे उनसे पैसा लेना है, तो वो हो गया करंट एसेट, बिकॉज ये करंट अकाउंटिंग पीरियड में आएगा. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट. ये क्या है, नॉन करंट एसेट, बिकॉज यू ओन प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड दे विल गिव यू बेनिफिट्स फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज नॉन करंट एसेट्स. Now same goes with liability as well. Now you see accounts payable, it's a short term liability, that is why it's known as current liability. Now debt is for long term, that is why it comes under non current liabilities. Now next is shareholders equity, equity capital and retained earnings. Equity capital you all know, shareholders equity जो भी promoter ने, जो भी owner ने या फिर जो भी external shareholders ने पैसे लगाए हैं वो होता है share equity capital. Now you see retained earnings. You see here what we earned was 2,474. Now the same is being added here in retained earnings, because ये जो earnings हमने की है ये हमारे shareholders के लिए है. That is why we have added 2,474 in equity capital. So this was a sample balance sheet. Now we'll move on to sample cash flow statement. You can see cash from operations. Cash from operations means that whatever we have earned or incurred due to our main business activity. And you can see that depreciation, change in non-cash working capital. So these are some technical knowledge which you will learn when you do proper accounting course. I'm not getting into that, but I'm showing you a rough image of how cash flow statements look like. And you can see here, we start with first cash from operations, then we are coming from cash from financing activity. You see how we are getting financed. See, it's written here increase decrease in debt. अगर मैंने debt उठाया है market से, अगर loan लिया है तो मेरा जो debt है वो बढ़ जाएगा.
So that is why यहाँ पे cash add हो जाएगा. That was financing activity, and now you see here cash invested. That means that is investing activity. That is capital expenditure. Capital expenditure क्या होता है? जब हम major expenditure करते हैं अपने assets को बनाने में. कैपेक्स इसको हम जनरली बोलते हैं केपेक्स. केपेक्स मतलब समझ लो कि एक फैक्ट्री है, मेरे को एक और फैक्ट्री खरीदना है वेस्ट बंगाल में, तो जब मैं वो फैक्ट्री खरीदूंगा दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज मैंने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो खर्चा किया है. तो जब वो खर्चा किया मैंने, तो ऑब्वियस सा बात है कुछ कैश आउटसाइड फ्रॉम बिजनेस से आउटसाइड मूव किया होगा. तो दैट इज वाई इट कम्स अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिकॉज ये पैसे मैंने इन्वेस्ट किए हैं और यहाँ से मुझे फ्यूचर बेनिफिट ड्राइव होगा, इसलिए इसे हम कैश इसे दिखाते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. सो दिस वाज द सैंपल ऑफ cash flow statement. So yes, we are done for today. We have discussed major three statements, that is income statement, balance sheet and cash flow, and other two are known as notes to accounts and changes in statement of equity. So that was all from me for today. So I guess you liked this video, and if you have not watched my previous video, then please do so, because in that video I have explained different types of companies, and in today's video I have explained the major financial statements which you want to have a look at when you pick up any kind of company for your valuation purpose or for your research or for your study purpose. So I guess you all liked it. If you liked it, then please share this video. Please subscribe to my channel, and please share this video majorly to non-commerce students, because if they are pursuing MBA, FRM or CFA, then they need to have such basic knowledge before getting into the domain of finance. So I guess you all will do that, and show your support by liking this video. And if you have any doubts, you can comment down in the comment box, or if you want me to make any video on a particular topic, then you can surely ping me up and you can suggest topics, and I will surely make a video for you all. So I think I have made it very clear to you all that I am here to help you all, and DRU explains will explain every basic knowledge related to finance, accounts or economics, so that we as a nation grow together and we can penetrate learning in our country as well. So yes, this was all from me for today. Thanks for watching, and yes, as usual, stay sharp and be updated. I'll see you soon in my next video. Till then, goodbye. Cheers.